हमारा तो सिर्फ एक कंसर्न है कि अध्यादेश क्यों लाए। दूसरा कंसर्न ये है कि पार्षदों को शक्ति विहीन मत करिए, सदन को सदन रहने दीजिए, निर्वाचित अध्यक्ष का दरबार मत बनने दीजिए, क्यों दरबार लगेगा वो क्या कर लेंगे। और फिर ये बताइए कि 4 साल के बाद क्या आपकी सरकार की मंशा है, क्यों किया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव 4 साल के बाद आएगा, ये इसमें क्या तुक लगती है मेरे को। और दूसरी बात ये है, दीपेश जी इनसे भी पूछिए कि 20 साल से इनकी सरकार है, अभी तक नगर निगम की सेवाओं को कैडराइज नहीं किया गया है, अभी तक सर्वाधिक आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी हुआ है, दैनिक वेतनभोगी हुआ है। यदि आपके पास इतना बड़ा बजट है तो वहाँ स्थायी सेवाएं दीजिए और उसको कैडराइज कीजिए। कम से कम अधिकारियों पर यह दबाव तो रहे कि मेरा इस नगर पालिका से उस नगर पालिका में ट्रांसफर हो जाए। जवाब दे दीजिए। कितना जी, इन्होंने जो प्रश्न उठाया कि नगर निगम के कैडर स्टाफ को कैडराइज क्यों नहीं किया, हम उन परिस्थितियों से भी नगर निगम को, नगर पालिकाओं को उठा के लाए जब जीरो बजट के नगर निगम होते थे। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अवधारणा हमारे शासकों ने, हमारे पार्लियामेंट ने डिसाइड की थी, वो भी नहीं थी मध्य प्रदेश में। मैंने तो कहा बीमारू टैग वाला मध्य प्रदेश था, यहाँ स्टेट का जीडीपी निगेटिव हुआ करता था। हमने आज लोकल सेल्फ गवर्नेंस को भी सस्टेनेबिलिटी के मॉडल में लाया है। आज कई ऐसे नगर पालिका परिषदें हैं जो निश्चित रूप से खुद का भी बजट चला रही है और मुझे लगता है कि व्यवस्थागत रूप से वो वहां बुनियादी सुविधाएं भी कर रही है। तो विक्रम जी, आपने जहां सरकार छोड़ी थी, हम उससे मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेके आए। निश्चित रूप से ये इस प्रकार का जो आज का ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश को और सशक्त बनाने के लिए, लोकल सब गवर्नमेंट को सशक्त बनाने के लिए, वहां के निर्वाचित अध्यक्षों को सशक्त बनाने के लिए सरकार और भरसक प्रयास करेगी। और बजट का अलोकेशन के साथ में मध्य प्रदेश शहरों का विकास होगा। ये हमारा मतलब और कर्ज लोगे आप। मैं आपको और आपके 4 इंडिया अलायंस के पार्टनर और कांग्रेस की सरकारों का कर्ज की बात करो आप। दीपेश जी आंकड़े गिना रहा हूं, बृहद आंकड़े गिना रहा हूं, आप आंकड़े सुन लेंगे। आंकड़े सुन लें। इंडिया अलायंस की पार्टनर है, टीएमसी बंगाल में सरकार चला रही है, 8 लाख करोड़ का कर्जा है। इनकी तेलंगाना में सरकार है 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। हिमाचल में इनकी सरकार है 4 लाख करोड़ का कर्जा, कर्नाटक में इनकी सरकार है 5 लाख करोड़ का कर्जा। ये कहां से कर्जा लेना, पता करिए। कर्जा लेना और कर्जा लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है कि आप स्थायी प्रकृति के पदों को भी सृजित नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये 4 लाख करोड़ का बजट, वो शासनकाल याद कर लीजिए। उन्होंने, मैं यही बता रहा हूं, आपने देश को कहां छोड़ा था, यदि हमने गलतियां की थी तो मध्य प्रदेश की जनता ने उसी गलतियों की सदा आपको दी है। विपक्ष में आप क्या बैठे हो? अब तो हम विपक्ष में बैठे, तो मध्य प्रदेश की जनता, यदि हमने गलतियां की होती 23 में हमको सजा दे दी होती, 24 में हमको सजा दे दी होती। मध्य प्रदेश की जनता ने 29 की 29 लोकसभा आप सवाल का जवाब दीजिए ना। मध्य प्रदेश की जनता हमारी गलतियां नहीं, मध्य प्रदेश की जनता को लगता है कि भारतीय जनता 4 लाख करोड़ गलतियां नहीं, बजट 4 लाख करोड़ का कर्जा 8 लाख करोड़ है और आप देश का जीडीपी गिराने वाला राज्य था मध्य प्रदेश। आपकी जानकारी के लिए देश की जीडीपी गिराता था मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट है दीपेश जी। और मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन हर स्टेट करता है, हर स्टेट करता है। और कर्ज भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हर सरकार का होता है। लेकिन मैं अंचल जी करूंगा। अंचल जी, एक सवाल यहां पर ये कि क्या इससे आने वाले भविष्य में जब 2027 में चुनाव होगा तो नगरीय परिषद के चुनाव के दौरान फायदा मिलता हुआ नजर आएगा बीजेपी को, जब ये फैसला लिया गया है? तो दीपेश, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो, कांग्रेस के पार्टी के लोगों को हो, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन आज ये जो कैबिनेट में मंजूरी मिली है, इसमें उन दलों के नेताओं को या उन नेताओं को जो अपना मतलब अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए जरूर, क्योंकि जो पार्टी के सिंबल के भरोसे हैं कि हमारे जितने पार्षद जीतेंगे हमें अध्यक्ष बनने के चांसेस उतने हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को चाहे कांग्रेस के हो। लेकिन जनता के बीच से जो काम करने के और जनप्रतिनिधि बनने या अध्यक्ष बनने के इच्छुक लोग हैं, वो भी अब सीधे मैदान में होंगे। और उनको इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद जीतेंगे तो हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतेंगे तो हम जीतेंगे। वहां पर दीपेश भी लड़ सकते हैं, वहां पे अंचल भी लड़ सकते हैं, विक्रम भी लड़ सकते हैं और सारे लोग लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है उनके लिए जरूर ये मार्ग खुल गया है और उनके लिए ये बिल्कुल सही होगा। जो दलगत राजनीति से अलग समाज सेवा के काम करते हैं, अपने नगर के विकास के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए जरूर ये बहुत बड़ी, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट अंचल आपने उठाया, क्योंकि ये अमूमन देखने को मिलता है कि शहर में कोई ऐसा शख्स होता है जो बहुत समाज सेवा कर रहा है। जनता को भी लगता है कि इस जैसे इंसान को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से मौका नहीं मिल पाता। और अगर वो डायरेक्ट चुनाव लड़ता है, जीता है, तो नो डाउट फायदा होगा। इस वक्त नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरसिंहपुर से। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? अध्यक्ष डायरेक्ट चुने जाएंगे जनता के द्वारा। एक तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को, सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को, जिन्होंने जनता के हित में जो निर्णय लिया, वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इससे क्या फायदा होगा आपको? ये डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो अभी कौन सी है?
अभी भी डबल इंजन की सरकार और नगर पालिका और नगर निगमों में अंतर भी क्या डबल हुआ? इंजन की सरकार बनेगी और एक व्यक्ति को दो लोगों को चुनने का अधिकार जो सरकार ने दिया वास्तव में तारीफ के काबिल। नहीं तो सिर्फ सरकार ने ये मौका दे दिया जनता को तो कि दो वोट डाल सकते हैं, यही जनता के लिए फायदा है या और कोई फायदा भी है? अच्छा, अभी कोई दिक्कत जाती है क्या आपको? अभी जो चुनाव हुए उसमें दिक्कत ये थी कि पार्षदों ने अध्यक्ष को चुना था। तो फिर तो ये दिक्कत मुख्यमंत्री के चुनने में भी है, बोलती है, फिर तो ये दिक्कत प्रधानमंत्री को चुनने में भी है, अगर ये दिक्कत है तो अब जनता के रूबरू डायरेक्ट अध्यक्ष भी होगा, पार्षद भी होगा और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास और अधिक से अधिक लोगों की समस्याएं सुनने में इससे बड़ा लाभ मिलेगा। चलिए, अभी नहीं सुन पा रहे हैं आप समस्या लोगों की? नहीं, अभी भी सुन रहे हैं मगर इसमें जनता के साथ डायरेक्ट संवाद होता है। सुरेश चंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप रायसेन से नहीं दमोह से हमारे बीच में हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुरेश जी, ये जो फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, ये कैसे देखते हैं आप इसे? जी, शासन ने, सरकार, मोहन यादव सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इसका मैं जनता की ओर से और मैं अपनी ओर से इसका समर्थन करता हूँ। नहीं, आप स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का? जी हाँ, इस फैसले का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत जनमानस की ओर से मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। नहीं, इससे क्या फायदा होगा आपको? इससे सर भविष्य में, आज तो हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में जनप्रतिनिधि जो ही बनेगा जनता की सेवा करने वाले बनेंगे और पैसे की अभी नहीं कर पा रहे हैं पैसा खर्च करके बनने वाले असामाजिक तत्व नहीं बन पाएंगे। जो जनता का हित करेंगे वो बन पाएंगे। अच्छा, इसमें मैं लौट रहा हूं आपके पास। विक्रम जी, इससे क्या एक चीज का फायदा हो जाएगा? क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, एक रिएक्शन आप तीनों से लूंगा। क्या इससे एक चीज का फायदा हो जाएगा कि मान लीजिए मुझे पार्टी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी नहीं मानती है, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे खड़ा करेगी, लेकिन मैंने लॉबिंग कर ली, मैंने ऐसे पार्षदों को इकट्ठा कर लिया जो बता रहे हैं कि साहब इनको बना दीजिए, ये लीजिए, उससे एक छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, देखिए, चुनौती तो हर फैसले के साथ जुड़ी होती हैं। अब बताइए कि कई लोग इसमें जो सत्ता पक्ष है उसके प्रत्याशी ज़्यादा दावेदारी करेंगे और वहाँ से निर्दलीय भी ज़्यादा निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को और जो पंजा है या कमल है उसके चिन्ह को नुकसान तो इस पद्धति से ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों की दावेदारियाँ बढ़ जाती हैं। इसमें तो क्या है, कहीं ना कहीं मजबूत आदमी आता है जो कहीं ना कहीं सारे लोगों में संतुलन बना के अध्यक्ष बन जाता है। दिक्कत ज़्यादा होगी आपको 2027 में? दीपेश जी, प्रत्येक प्रणाली का अवलोकन उसके एग्जीक्यूशन के बाद होता है। तो निश्चित रूप से जब भी ये निर्णय एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2027 के जब इलेक्शन आएंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आकांक्षाएं, जो हमारे कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं रहेंगी, ये अधिक रहेंगी। स्वाभाविक है, हम सत्ता में तो आकांक्षाएं बहुत अधिक रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अनुशासित संगठन है, हमारे यहाँ अनुशासित कार्यकर्ता है और समर्पण भाव से जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ते। तो उसी प्रकार से 2027 में भी जब चुनाव होंगे तो इसी प्रकार से हम उसके समक्ष जाएंगे। लॉबिंग खत्म हो जाएगी अंचल जी? आपको ऐसा लगता है कि ये जो अभी होती थी कि यार इस लॉबी के बहुत ज्यादा नेता आ गए, प्रासंगिक है, बचते ही कि लॉबिंग बचेगी कहाँ जो खत्म? हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ कि ये खत्म ही हो जाएगी, ये चीजें रहेंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, देखिए मैंने जो कहा ना कि तीसरी खिड़की खुल जाएगी उन लोगों के लिए जो अपने पार्षदों के भरोसे अध्यक्ष बनना चाहते हैं, चाहे वो पैसे के दम पर बनना चाहते हो, चाहे पावर के दम पे बनना चाहते हो, चाहे किसी बड़े नेता की सरपरस्ती के दम पर बनना चाहते हैं। तो जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति भी अब छाती ठोक कर आएगा, अपना नामांकन दाखिल करेगा और उसे सिंबल अलर्ट होगा और वो चुनाव लड़ेगा। और आप देखिएगा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब 2027 में चुनाव होंगे तो हम और आप फिर बैठ के इसी तरह से बात कर रहे होंगे। कई ऐसे अध्यक्ष होंगे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा भी होंगे।